Hello students, this is Anil Chilana. Welcome you in the online classes of social science. Today we are going to start the first chapter of history. The name of this chapter is the French Revolution. In the previous video I gave you introductory lecture in which you learnt about the French Revolution, what were the reasons of French Revolutions, and why did people make a group of people that is called militia. And now we are going to learn in the beginning what happened and how it happened. Let's start. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि 14 जुलाई को 1789 को जो पेरिस शहर था, पेरिस शहर जो था वो भयभीत था, बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि राजा ने अपनी सेनाओं को आदेश दिए थे कि वो शहरों में बढ़ जाएं, शहर में प्रवेश कर जाएं। तो अफवाहें ये फैल रही थी। जब उन्होंने देखा कि सेनाएं शहर की ओर बढ़ रही हैं तो लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई कि शायद राजा ने अपनी सेना को उन नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। तो इसलिए क्या हुआ कि 7,000 के करीब जो है जो मैन और जो वुमेन थे ऑल ओवर द सिटी, वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। कहाँ पर इकट्ठे हुए? वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या बनाया, दे फॉर्म्ड ए पीपल्स और अ फॉर्म ऑफ पीपल्स दैट इज़ कॉल्ड मिलिशिया। मिलिशिया क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट प्ले द रोल ऑफ मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री का रोल अदा करता है, वो मिलिशिया कहलाता है। सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल था। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्हें ये था कि कहीं मतलब उन्हें लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए उनको हथियारों की ज़रूरत थी, गोला बारूद की ज़रूरत थी। तो वो गोला बारूद या हथियार, जो अस्त्र शस्त्र हथियार जो थे, वो कहाँ से मिल सकते थे उनको? वो उन्हें सरकारी इमारतों में, उन्हें ये संशय था कि सरकारी इमारतों के अंदर हथियार छुपा के रखे गए हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि सैकड़ों लोगों का जो ग्रुप था वो ईस्टर्न पार्ट जो था शहर का उसकी ओर बढ़ता है और वहाँ पर एक जो फोर्ट्रेस प्रिजन है जिसका नाम बैस्टिल बोलते हैं उसको, फोर्ट्रेस प्रिजन पर वो हमला बोल देते हैं, जहाँ पर उन्हें ये अंदेशा होता है कि यहाँ कोई, यानी कि जो युद्ध सामग्री है वो छुपा कर रखी गई है। तो एम्यूनिशन यानी कि युद्ध सामग्री या गोला बारूद जो कह सकते हो, वो वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, हथियार छुपा कर रखे गए हैं। तो उनको वो वहाँ से उन हथियारों को छीनने के लिए वहाँ पर फोर्ट्रेस प्रिजन पर हमला कर देते हैं। और इस लड़ाई में ये जो एक आर्म्ड फाइट थी उसमें उन्होंने बैस्टिल के जो कमांडर था उसका कत्ल कर दिया और वहाँ पर जितने भी कैदी थे, यानी जो प्रिजनर्स थे, हालांकि वहाँ पर सिर्फ 7 ही कैदी थे, 7 थे, उन लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया। और फिर भी लोग इस बैस्टिल को नफ़रत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि ये जो बैस्टिल एक ऐसा प्लेस था, जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, जो राजा की डेस्पोटिक पावर का प्रतीक था, निरंकुश पावर का, निर्दयी शक्तियों का प्रतीक था, राजा की क्रूएलिटी का प्रतीक था। तो इसलिए लोग इससे नफरत करते थे। और इसके बाद क्या किया, इस भीड़ ने पूरे किले को क्या कर दिया, मतलब उसमें विनाश कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। और जो भी वहाँ पर उस जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, यानी जो पत्थर थे, उनको उन्होंने बाज़ार में बेच दिया, जो उन लोगों को बेच दिया जो लोग इसकी तबाही का, इसके विनाश का, इस फोर्ट्रेस प्रिजन के विनाश की एक निशानी के रूप में इनको रखना चाहते थे। उन लोगों को ये जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे वो बेच दिए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये जो पेरिस शहर के अंदर जो दंगे थे वो बढ़ते गए, और या पेरिस के आसपास के जो बाहरी एरिया था उसमें भी ये दंगे बढ़ते गए। तो अधिकतर लोगों ने एक रीज़न और भी था, और रीज़न क्या था कि एक तो वो राजा के शासन से तंग थे, दूसरा कि वहाँ पर जो ब्रेड की कीमतें बढ़ गई थी, बैड हार्वेस्ट होने के कारण वहाँ पर ब्रेड की कीमतें बढ़ गई थी। और इसी कारण से इन घटनाओं का जो चक्र था वो शुरू हो गया था। इवेंट्स जो था, घटनाक्रम जो है, शुरुआत हो गई थी यहीं से। तो इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ था, अंत में मतलब जो है ये दंगे शुरू हुए, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लोग सड़कों पर उतर आए, राजा का विरोध हुआ, राजा के शासन का विरोध हुआ, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की मांग की गई, नेशनल असेंबली फॉर्म की गई।
तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट में क्या होता है, इस चैप्टर के लास्ट में जो राजा है उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, यानी उसे भी मौत की सज़ा दे दी जाती है। और मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, मतलब उन्होंने ऐसा कोई मतलब सोचा नहीं था कि इसका ये परिणाम निकलेगा, और ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि लुइस सिक्सटीन ने 1774 के अंदर वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. तो जब वो 20 वर्ष के थे, उनकी शादी ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस यानी राजकुमारी से, मैरी एंटोनेट से हुई। और जब जो लुइस 16 थे राजा बने, तो उन्हें अपना जो खजाना खाली मिला, मतलब ही हैड एम्प्टी ट्रेजर, उसके पास क्या था, खाली खजाना था। क्या कारण था खाली खजाने का? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, कि लंबे समय तक क्या चला था, वॉर चला था। और याद होगा कि मैंने कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा फिर से इसको बता रहा हूँ, जिन्होंने कल इस लेक्चर को अटेंड नहीं किया वो अच्छे से इसको चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या था कि जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार तो थे ही थे, उन्होंने तो फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ाया ही था। इसके साथ साथ ये जो कोस्ट थी, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलेस, मतलब जो वर्सलेस का बड़ा महल था, बहुत विशाल महल था, उस पर जो फिजूल खर्चा होता था, इसने भी ये जो समस्या थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो कमी आ गई थी, वो उस समस्या को इसने भी बढ़ावा दिया। जब लुइस 16 वाज एम्परर, तो इसने मदद की थी अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। द वार एडिड मोर देन ए बिलियन लीवर्स टू ए डेट, मतलब कितने लीवर्स, ये जो इन्होंने इन 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने में मदद की थी अमेरिकन कॉलोनीज को, तो 13 कॉलोनीज जो थी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। द वार एडिड मोर देन ए बिलियन लीवर्स टू ए डेट, मतलब इस युद्ध से पहले से क्या हो गया था, 1 बिलियन लीवर्स क्या थी, करेंसी का नेम है उस समय की, टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। जो पहले 1 लीवर्स थी वो बढ़कर क्या हो गई थी, 2 बिलियन लीवर्स तक पहुंच गई। तो लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो लैंडर्स थे उन्होंने अब 10% लोन चार्ज करना शुरू कर दिया, लोन पर ब्याज लेना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो अब बेचारी फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, अपना जो इंक्रीजिंग जो परसेंटेज ऑफ बजट था, उन्हें इस ब्याज की किस्तें चुकाने में ही चला जाता था। और इसके अलावा जो है टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, किस तरह से मेंटेन करना है, आर्मी को मेंटेन करने में भी खर्चा होता था, मेंटेनिंग ऑफ द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। मतलब क्या करना पड़ा था इनको, फोर्स्ड हुई कि इंक्रीज टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। येट इवन द मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। मतलब ये पर्याप्त नहीं हुआ तो फ्रेंच सोसाइटी को 18th सेंचुरी में किसमें 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस, केवल 3rd स्टेट के मेंबर ही टैक्स पे करते थे। उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले देखिए प्रॉब्लम्स क्या थी, क्यों लोगों ने दंगे किए, क्या समस्याएं थी, राजा को क्या समस्या थी कि एम्प्टी ट्रेजर मिला, वार डेप्ट इतना बढ़ता गया, डेट बढ़ता गया, विद हाई इंटरेस्ट रेट था, 10% जो हाई इंटरेस्ट रेट था, इस कारण से भी समस्या हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई ये, और नीड मनी फॉर मेंटेनेंस। अब टैक्स क्यों लगाया राजा ने इसलिए टैक्स लगाया क्योंकि उसको खजाना खाली था। दूसरी जो समस्या थी, जो उसने जो अमेरिकन कॉलोनीज को मदद की थी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने से, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में, और इन्हें अपनी जो एक वर्सलेस, एक बड़ा ही इमेंस पैलेस जिसे कह सकते हो, उसके मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। तो इसलिए समस्याएं बढ़ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आए। तो अब इस फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल जो कह सकते हो आप कमी आई, तो इसमें इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा ने क्या किया, टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, अभी टैक्स बढ़ा दिए जाए।
तो अब 3 स्टेट्स में जो 18 सेंचुरी में थी, 18 सेंचुरी में क्या था कि जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट पीपल बिलोंग टू क्लर्जीमैन, यानी जो चर्च पीपल होते थे, यानी जो फादर लोग होते थे, चर्चमैन जो होते थे वो बिलोंग करते थे फर्स्ट स्टेट से। और सेकंड स्टेट से नोबिलिटी पीपल, यानी ये नोबिलिटी कौन होते थे, ये जो सामंत लोग होते थे जिन्हें आप जमींदारी लोग कह देते हो, बड़े लोग होते थे, नोबल्स लोग होते थे ये। और थर्ड स्टेट में कौन लोग होते थे, बिग बिजनेसमैन आता था, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एट्सेट्रा, दीज वर इन थर्ड स्टेट। उसके बाद आते थे स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस और वेरी स्मॉल फार्मर्स, लेबरर्स, सर्वेंट्स, these were also these were included in the third states. So these were the people who were the part of third states, and that time this was the major problem that all the tax was paid by the third state only. First state and second states, both the states were exempted to pay any kind of taxes. तो टैक्स की बात करते हैं हम। अब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जब खाने वाले ज़्यादा हैं और लेकिन हमारे पास उन प्रोडक्शन की यानी उन प्रोडक्ट्स की कमी है, या सप्लाई पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, हमारे पास सप्लाई की कमी है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, खाने वाले ज़्यादा हैं और खाना हमारे पास कम है, तो क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्राइस राइज हो जाते हैं। तो प्राइस राइज हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्राइस राइज हो गए तो जो गरीब लोग थे वहाँ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड हो गई, ब्रेड की कमी आ गई, गरीब लोगों को खाने को नहीं मिलता था और ब्रेड की जो कीमतें इतनी बढ़ गई कि ब्रेड जो थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। पीपल वर नॉट एबल टू बाई दिस ब्रेड, सो पुअर पीपल दे फाउंड द पाथ ऑफ रॉयट्स। तो उन्होंने स्ट्रगल का, यानी कि दंगे करने का, या कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो जब उसने अपने बच्चों को भूखे मरते हुए देखा तो उन्होंने वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दंगा कर दिया, और ये भी एक रीज़न रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। पुअर पीपल ऑलरेडी सफरिंग कर रहे थे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, प्राइस राइज था, मोर टैक्स था, तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे किंग्स ने। कारण बताए थे मैंने पीछे आपको क्यों बढ़ाए थे। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, अब जब देखा कि टैक्स बढ़ा दिए गए हैं और हर बार जो टैक्स है वो थर्ड स्टेट के द्वारा ही भेजा जाता है, दिया जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स। तो इस बार क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास थे, यानी जो थर्ड स्टेट में जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास लोग थे, चाहे रिच, एडुकेटेड, अवेयर विद द न्यू आइडियाज़, और वो लोग अवेयर थे न्यू आइडियाज़ के बारे में, तो उन्होंने मांग की कि जो सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोसाइटी शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वालिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। समाज को कैसे बड़ा होना चाहिए, इक्वालिटी, चाहे वो सोशल इक्वालिटी की बात करें, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, या इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें। ये चाहते थे कि पूरा समाज जो है इक्वली बटा होना चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार होने चाहिए। अगर जो टैक्स थर्ड स्टेट से लिया जा रहा है वही टैक्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट से भी लिया जाए। तो अब राजा अपनी मर्जी से टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इनमें 3 ग्रेट फिलोसफर थे, रूसो थे, जॉन लॉकी थे और मॉन्टेस्क्यू थे। इन तीनों ने अपनी किताबों के माध्यम से लोगों को अवेयर किया, उसमें लिखा, और उन्होंने कंसेप्ट लाई इक्वालिटी के बारे में, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, या कह सकते हो आप इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की इन्होंने। तो इससे इंस्पायर होकर, इनसे अवेयर होकर जिन्होंने इनकी किताबें पढ़ी, लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी, इक्वालिटी की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, अब राजा ने टैक्स लगाना था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि राजा को एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्या हो गया था, मनी हो गई थी। मनी की कमी होने के कारण जो सफ़र कर रहा था राजा पहले से ही, इकोनॉमिकल क्या थी, क्राइसिस थी वहाँ पर, तो इस कारण से राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा। लेकिन राजा उस समय टैक्स अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। किंग अलोन कैन नॉट टेक डिसीजन टू इंक्रीज टैक्स, तो यानी राजा अकेला टैक्स बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकता। ही हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम स्टेट जनरल, उसे स्टेट जनरल से परमिशन लेनी होती है। स्टेट जनरल, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कैसे था, क्या सिस्टम था। फर्स्ट स्टेट तो वहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग का सिस्टम क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेट है
उसमें 300 मेंबर्स होते हैं और उनको भी एक वोट देने का अधिकार होता है। सेकंड स्टेट में भी क्या होता है, 300 मेंबर्स होते हैं और उनको भी एक वोट देने का अधिकार होता है। और थर्ड स्टेट जो जिसमें कि 600 मेंबर हैं, उन्हें भी एक वोट देने का अधिकार होता है। मीन्स 1 स्टेट 1 वोट, बट थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 मेंबर 1 वोट। अब इस बार क्या किया, इस बार जब राजा ने टैक्स बढ़ाने की बात की और टैक्स को लागू कर देने की भी बात रख ली गई, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो है वो मेजोरिटी में आ जाते थे, उनके पास 2 वोट होते थे और जो थर्ड स्टेट के पास होता था 1 वोट, इसलिए जो इजीली पास हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड रखी कि 1 मेंबर को 1 वोट का अधिकार होना चाहिए। यानी कि अगर 300 मेंबर हैं आपके तो 300 मेंबर को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यानी उन 300 मेंबर के पास 300 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड स्टेट के पास भी 300 मेंबर्स हैं तो 300 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और थर्ड स्टेट में भी क्या है, 600 मेंबर्स हैं तो उनको 600 मेंबर्स को 600 वोट्स देने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये चाहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो लेकिन राजा ने उनकी मांग को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया। तो अब क्या हुआ, अब आती है बात फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यहाँ से स्टार्टिंग होगी कि लोग जो है, अब जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो निराश होकर वहाँ से बाहर आ गए और ये जो उन्होंने क्या कर दिया, इससे निराश होकर लोग जो है उन्होंने बेस्टिल फोर्ट को भी तोड़ दिया।